Assalamu alaikum. Today's the topic is rhythmical excitation of the heart. तो हार्ट के अंदर रिदम कैसे क्रिएट होता है, उसकी सारी वो डीपोलराइज कैसे होती है, वो रीपोलराइज कैसे होती है और फिर उनमें कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। तो ये सब एक रिदम में कैसे आता है, एक ही वक्त में एक कंटिन्यूस फैशन में कैसे ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। उसके पीछे हार्ट का कुछ मैकेनिज्म है, कुछ इसके अंदर स्पेसिफिक एरियाज मौजूद हैं कि जो कि इसको हेल्प आउट करते हैं रिदमिकल एक्साइटेशन और कंडक्शन में। The heart is endowed with a specialized electrogenic system. Electrogenic system मतलब electric current generating system is present in heart. और वो क्या करता है कि वो ना सिर्फ रिदमिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है बल्कि उनको कंडक्ट भी करता है। जनरेशन और उसकी कंडक्शन ये हार्ट के अंदर पहले से मौजूद होती है। देयर इज नो नीड ऑफ ब्रेन इन इट। और यही वजह है कि हार्ट जो है अपना काम मोस्टली वो खुद कर लेता है जो उसको करना होता है। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से उसके अंदर पार्ट्स इन्वॉल्व हैं हार्ट के, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा जो है उनके अंदर जो मैकेनिज्म, उन पार्ट्स के अंदर जो मैकेनिज्म हो रहे हैं, उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहे हैं और उनकी लोकेशन, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले साइनस नोड इज द फर्स्ट area where electrical impulse is generated. यहाँ पर नर्व वो इम्पल्स जनरेट होती है और यहाँ से ही वो नर्व इम्पल्स हार्ट के दूसरे पार्ट्स को जाती है और वहाँ पर मूव ऑन करती जाती है और हार्ट की तमाम वॉल्स को और वेंट्रिकल्स को, एट्रिया को डीपोलराइज कर जाती है, एक्साइट कर जाती है। उसके बाद ऐसे नोड से मूव की नर्व इम्पल्स और वो मूव कर जाती है कहाँ पर, इंटरनोडल पाथवेज पे। इंटरनोडल पाथवेज से फिर वो मूव करती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से वो इम्पल्स जो है फिर मूव ऑन करती है एवी बंडल तक और एवी बंडल से वो मूव कर जाती है लेफ्ट और राइट बंडल्स ऑफ परकिंजी फाइबर्स और इस तरह से वेंट्रिकल्स तक वो इम्पल्स चली जाती है। सबसे पहले अभी साइनस नोड हम पढ़ेंगे। साइनस नोड के अंदर कैसे रिदमिसिटी क्रिएट होती है, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, कितनी स्ट्रेंथ होती है एक्शन पोटेंशियल की और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर वो कैसे होता है और वो सारा कुछ। साइनस नोड की लोकेशन क्या है कि वो एलिप्सॉइड स्ट्रिप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं 5 millimeter wide, 15 millimeter long and 1 millimeter thick और प्रेजेंट होते हैं सुपीरियर पोस्टीरोलेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। पोस्टीरियर साइड पर सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं राइट एट्रियम के। जस्ट बीनीथ द सुपीरियर वेना केवा, immediately below the slightly lateral to the opening of superior vena cava, as I already said. The fibers of this node have almost no contractile filaments, means that there is no contraction in SA node, as there are no myofibrils over there. So the only function of sinus node is to establish or generate electric impulse in it and to conduct it to the other parts of the heart. The sinus nodal fibers connect directly with atrial muscle fibers so that any action potential that begins in the sinus nodes spreads immediately into the atrial muscle wall. साइनस नोड के जो फाइबर्स हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं किसके साथ,
जो एक दोनों एट्रिया की वॉल्स होती हैं उनके साथ अटैच होते हैं, ताकि जैसे ही साइनस नोड से इम्पल्स जनरेट हो वो मूव कर जाए एट्रियल मसल्स तक। और लेकिन ये साइनस नोड के फाइबर्स वेंट्रिकल के मसल्स के साथ, वेंट्रिकल की वॉल के साथ नहीं मिलते। वहां पर फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, वहां पर वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फाइब्रस होते हैं, वहां से कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज इम्पॉसिबल। सो वो नर्व इम्पल्स जो है वो एट्रिया की वॉल को सारा का सारा पहले डीपोलराइज कर देती है और फिर इंटरनोडल पाथवे से वो इम्पल्स मूव ऑन करती है और मूव ऑन करके वो एवी नोड तक जाती है। वो अभी आगे हम स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें शो हो जाएगी चीज। ये जो चीज है 3 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं ये फाइबर्स। इनके फाइबर्स का 3 to 5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और जबकि ऐसे नोड का अपना जो है वो कितना वाइड होता है, वो 3 मिलीमीटर होता है, 15 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, 1 मिलीमीटर थिक होता है। ये उनके फाइबर्स का दिया हुआ है। Automatic electrical rhythmicity of the sinus fibers. Some cardiac fibers have this capability of self-excitation, a process that can cause automatic rhythmical discharge and contraction. कहना ये चाह रहे हैं कि जो कार्डिक फाइबर्स है ना, उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ एक्साइट कर सकते हैं, नॉट ओनली ऐसे नोड बट ऑल्सो AV node, Purkinje fibers, and all other parts that are involved in conduction of nerve impulse. They're also capable of generating. They're also capable of generating nerve impulse. So अगर हम ये ख्याल करें कि सिर्फ ऐसे नोड ही जो है नर्व इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बाकी सब भी कर सकते हैं, मगर एक जो पाथवे है नर्व इम्पल्स जनरेट होने का वो ऐसे नोड से शुरू होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई डिजीज ऐसी क्रिएट होगी, कोई ऐसे नोड ने काम करना छोड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे जो है पार्ट्स एंड नर्व इम्पल्स का जो पाथवे है वो रुक जाएगा, वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, नहीं। बाकी जो एवी नोड है, परकिंजी फाइबर्स है, वो सारे के सारे जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे सेल्फ एक्साइटेशन में, सेल्फ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स में। This is especially true of the fibers of the heart's specialized conductive system. The portion of the system and displays self-excitation to the greatest extent includes the fibers of the sinus nodes. One of the first prior जो सेल्फ एक्साइटेशन जिसमें होती है वो साइनस नोड के अंदर होती है। साइनस नोड जो है वहां से फिर ये मूव ऑन करती है नर्व इम्पल्स। फॉर दिस रीजन द साइनस नोड ऑर्डिनरीली controls the rate of beat of the entire heart. So हम ये कह सकते हैं कि जो साइनस नोड है, क्योंकि अब इसने जनरेट करनी है नर्व इम्पल्स, तो अब जितनी फास्ट ये जनरेट करेगा नर्व इम्पल्स, उतनी ही स्पीड से डीपोलराइजेशन होगी, उतनी ही स्पीड से उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो वी कैन से दैट साइनस नोड जो हमारी हार्ट बीट है वो डिपेंड कर रही होती है साइनस नोड की कंडक्शन पर, साइनस नोड की जनरेशन पर नर्व इम्पल्स की। मैकेनिज्म ऑफ साइनस नोडल रिदमिसिटी। Figure 10.2 shows action potential recorded from inside a sinus node. Figure 10.2 में ये सारा बताया गया है कैसे होता है। तो मैं फिगर 10.2 से ही ये सारा मैकेनिज्म जो ये दो रोज में दिया गया है ये सारा बता दूंगी इंशाल्लाह। तो नॉर्मली क्या है कि साइनस नोड के अंदर मैक्सिमम जो नेगेटिव पोटेंशियल आता है ना, वो यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -55 to 60 मिलीवोल्ट्स होता है। जबकि हमने जो वेंट्रिकल के मसल्स में हमने जब पढ़ा था जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -85 to -90 तक था। -85 एग्जैक्ट वैल्यू वहां पर लिखी हुई थी, पर इन्होंने यहाँ पर रेंज बता दी है। तो दिस इज
जो ये जो वैल्यू है -55 टू -60, ये -85 टू -90 से ग्रेटर है। इसका क्या मतलब है कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर जो मूवमेंट ऑफ आयंस है, जो हमें रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, वो बहुत कम चाहिए होगा एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। तो इस वजह से ये जल्दी एसिड नोड जल्दी एक्साइट हो जाता है। अब वो एक्साइट कैसे होता है? वो सोडियम चैनल्स की वजह से होता है। सोडियम जो है कंटिन्यूअसली क्या कर रहे होते हैं, लीक होते, जो एसिड नोड की जो वॉल है ना, जो मेम्ब्रेन है, वो नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से वो लीक ही होती है, परमिएबल होती है सोडियम के लिए, कंटिन्यूअसली वो कर रही होती है, ठीक है। वहां पे जो चैनल्स लगे होते हैं वो लीक इन कर रहे होते हैं सोडियम आयंस को। इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पॉजिटिव आयंस है वो बाहर ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो अंदर मूव करते जाते हैं और पोटेंशियल जो है अंदर बढ़ता जाता है, ठीक है। अंदर पोटेंशियल पॉजिटिव होता रहता है, माइनस से वो -55 से वो माइनस जो है 40 तक आ जाता है, फिर -30 आ जाता है, फिर -20 आ जाता है, -10 आ जाता है। ओके, तो वो जैसे ही वो मूव कर जाता है ना -40 तक, -55 से -0 पर आ जाता है, ठीक है। जीरो के करीब ये वैल्यू जा रही। 0 इज द एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जानी उसके अंदर, और जो थ्रेशोल्ड है वो -40 है, ठीक है। अभी -50 उसका, -50 to 60 is the resting membrane potential. Here you can see resting membrane potential is -50 to -60 millivolts, जबकि जो उसका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो उसको चाहिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, that is -40 only। -40 तक जब वो जाएगा तो कितना, -55 to 60 से -40 तक आने के लिए 10 से 15 चाहिए होंगे मिली वोल्ट्स, और वो जो है उसके अंदर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट हो जाएगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जनरेट हो जाएगा उसके अंदर, यानी सोडियम आयंस इनफ जो है वो मूव कर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर दैट जो वो लीकीनेस वाले जो चैनल्स थे ना, वो जो डिफ्यूज करा रहे थे सोडियम को इनवर्ड्स, वो बंद हो जाएंगे। जैसे ही वो बंद होंगे, जो स्लो सोडियम और कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, और वो स्लोली जो है मूव कराएंगे सोडियम को और कैल्शियम को इनसाइड द एसिड नोड। उसकी वजह से वो जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो डीपोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वो पोटेंशियल जो है एक्टिव पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 मिलीवोल्ट्स तक आ जाएगा। याद रहे कि जो वेंट्रिकल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल, जो डीपोलराइजेशन पोटेंशियल था, वो +20 मिलीवोल्ट था, जो कि यहाँ पर कंपैरेटिवली उन्होंने बताया हुआ है, +20 मिलीवोल्ट था, जबकि एसिड नोड के अंदर वो 0 मिलीवोल्ट है। तो इसका एक्शन पोटेंशियल भी बहुत कम है, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी बहुत कम है, और इसके साथ साथ इसका जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, वो भी बहुत कम है as compared to ventricle muscle fiber. अभी जैसे ही सोडियम और कैल्शियम चैनल्स ने 0 मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल ले गए हैं, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, क्या होगा, ये बंद हो जाएंगे। 0 मिलीवोल्ट तक आकर जो स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल्स है, इन्होंने क्लोज कर जाना है, ठीक है। अभी वो हो गई है, डीपोलराइजेशन ऑफ साइनस नोड हो चुकी है, अभी रीपोलराइजेशन होनी है, यानी वापस उसने अपनी मेम्ब्रेन को अपनी ओरिजिनल हालत में लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करेगा, ये अपने पोटाशियम चैनल्स ओपन कर देगा, पोटाशियम गेट सॉरी ओपन कर देगा। वो जब ओपन कर देगा ना, तो जो पोटाशियम आयन है ना, वो रश करके बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और बाज़-औक़ात क्या ऐसा होता है कि जो अपनी पोटाशियम आयन नॉर्मल जितनी कंसंट्रेशन में बाहर जाने चाहिए, उससे ज्यादा बाहर चले जाते हैं, और वो बाहर ज्यादा जाने की वजह से
क्या होता है कि ज्यादा जो है नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर होता है ना सोडियम वगैरह का, सोडियम की वजह से उससे ज्यादा बाहर चार्ज ज्यादा हो जाता है। लाइक अगर पहले 50 आयंस बाहर थे, ठीक है, 50 आयंस प्रेजेंट थे पॉजिटिव चार्ज के, अभी 60 प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो जो चीज है, वो जो स्टेट होती है, उसको हम हाइपर पोलराइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब वो हाइपर पोलराइजेशन को दोबारा अपनी जगह पर आने के लिए क्या करते हैं, फिर वो जो पोटेशियम आयन है वो आराम आराम से फिर अगेन जो है वो मूव करते हैं इनवर्ड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल एक्शन पोटेंशियल इन साइनस नोड, और इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है। और एक और चीज ये कि 0.3 सेकेंड्स के लिए जो है वो लास्ट करती है जो नर्व इम्पल्स है वेंट्रिकल्स में, 0.2 सेकेंड के लिए लास्ट करती है नर्व इम्पल्स एट्रिया में। ये सारा जो है ये इसके अंदर यही बताया गया। अभी नेक्स्ट जो है ये देखें इंटरनोडल पाथवेज। अभी एक्साइटेशन हो चुकी है ऐसे नोड की, उसके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट हो चुकी है। वो कैसे हुई है? सोडियम आयंस की लीकी मूवमेंट की वजह से उसके अंदर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, और थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से उसके अंदर फिर जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, सोडियम गेट्स और सोडियम कैल्शियम स्लो गेट्स जो है वो ओपन हो गए, उन्होंने एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा दिया, 0 मिली वोल्ट पर वो चले गए। वहां से फिर जब डीपोलराइजेशन हो गई, फिर रिपोलराइजेशन होगी पोटेशियम गेट्स ओपन होने की वजह से। इंटरनोडल पाथवेज, अभी वो ऐसे नोड हो गया, अभी उसने आगे नर्व इम्पल्स ने आगे मूव ऑन करना है एट्रिया की जानिब और इंटरनोडल पाथवेज की जानिब। जो साइनस नोड के फाइबर्स है, इन्होंने इमीडिएटली रश कर जाना है, इसकी ब्रांचिंग हुई होती है टुवर्ड्स द बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है टुवर्ड्स बोथ एट्रिया जो है ये मूव कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ से नर्व इम्पल्स निकली, ये जो चीजें हैं, ये जो 3 जो लाइंस नजर आई, दीज आर इंटरनोडल पाथवेज। यहाँ से बाहर जो है वो मूव करनी है, नर्व इम्पल्स आगे कंडक्ट होनी है टुवर्ड्स एवी नोड, ठीक है। इंटरनोडल पाथवेज से मूव करे कि एट्रियल वॉल से कभी भी नर्व इम्पल्स जो है एवी नोड तक, ना एवी नोड तक जाएगी ना ही वेंट्रिकल्स तक जाएगी। वो अगेन जो है साइनस नोड के कुछ फाइबर्स, दे आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनोडल पाथवेज, और इंटरनोडल पाथवेज से वो मूव कर जाएगी एवी नोड तक। एवी नोड से अगेन वो नर्व इम्पल्स आगे मूव करेगी। यही चीज यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। The end of the sinus nodal fibers connect directly with the surrounding atrial muscle fibers. Therefore, action potential originating in the sinus node travel outward in these atrial muscle fibers. In this way, the action potential spreads through the entire atrial muscle mass and eventually to the AV node. The velocity of conduction in most atrial muscles is about 0.3 meter per second. ऐसे हमने जब वेलोसिटी कंडक्शन पढ़ी थी ना, तो उसके अंदर 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकंड इन एट्रिया और वेंट्रिकल्स पढ़ी थी, और परकिंजी फाइबर्स के अंदर हमने पढ़ी थी 4 मीटर पर सेकंड पढ़ी थी, और 0.1 मीटर पर सेकंड पढ़ी थी मसल फाइबर्स के अंदर। और सबसे कम जो थी कंडक्शन वेलोसिटी, कंडक्शन नर्व इम्पल्स की, वो थी जो लार्ज नर्व फाइबर्स थे उसके अंदर, वो बहुत कम थी। तो एट्रिया के अंदर 0.3 मीटर पर सेकंड होती है, but conduction is somewhat more rapid, about 1 meter per second in several small bundles of atrial muscle fibers. 1 मीटर पर सेकंड एट्रियल मसल फाइबर्स के अंदर जो है ये मूव कर जाते हैं, स्मॉल एट्रियल मसल फाइबर्स। वन ऑफ दीज कॉल्ड एट्रियल इंटर एट्रियल बैंड, इंटीरियर इंटर एट्रियल बैंड, सॉरी। यहाँ पर नहीं वो दिएगा।
इंटीरियर एट्रियल बैंड्स जो होते हैं वहां पर 1 मीटर पर सेकेंड इसकी कंडक्शन होती है, ये याद रखनी बात। passes through the interior walls of the atria to the left atrium, ये वो बैंड्स हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं, ये जो बैंड्स हैं ये मूव कर रहे होते हैं कहाँ पर, लेफ्ट एट्रिया की जाने। these you can say these are the interatrial bands, these are moving towards here। अब बात याद रखने की ये है कि एट्रियल मसल, जो राइट एट्रियल मसल है, उसके अंदर 0.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है कंडक्शन की, जबकि जो इंटीरियर इंटर एट्रियल बैंड है उसके अंदर स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, ज्यादा है स्पीड राइट एट्रियम में जाने की। क्यों? उसकी रीजन ये है क्योंकि साइनस नोड एक तो राइट एट्रियम के करीब है, ठीक है, वहां वो जल्दी जो है साइनस नोड उस राइट एट्रिया को क्या कर जाएगा, डीपोलराइज कर जाएगा। तो उसके लिए उसकी कंपैरिजन में जो है वो अगर 0.3 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी रही, 0.3 मीटर सेकंड ही वेलोसिटी रही, तो जो हमारा लेफ्ट एट्रिया है वो देर से डीपोलराइज होगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो there is a rapid conduction of nerve impulse in the interatrial band जो कि मूव कर रहे होते हैं राइट एट्रिया की जाने। In addition, there are three other small bundles curved through the anterior, lateral, and posterior atrial walls and terminate in the AV node. इसके अलावा 3 और बंडल्स निकल रहे होते हैं फाइबर्स के, साइनस नोडल फाइबर्स के, जो के होते हैं इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवेज, ठीक है। बिटवीन टू नोड्स देयर आर इंटरनोडल पाथवेज, इंटरनोडल मतलब बिटवीन टू नोड्स, ओके। तो दो नोड्स के दरमियान जो पाथवेज, जो फाइबर्स निकल रहे हैं ना, जो फाइबर्स उनको कनेक्ट करा रहे हैं, उनको इंटरनोडल पाथवेज बोल दिया। और वहां से जो है नर्व इंपल्स जो है कंडक्ट कर रही है, कंडक्शन हो रही है उसकी एवी नोड की जानिब, ठीक है। The cause of more rapid velocity in this bundle is the presence of many specialized conduction fibers. These fibers are similar to the rapidly conducting Purkinje fibers of the ventricles, which are discussed subsequently. अभी इनके अंदर रैपिड वेलोसिटी क्यों हुई है, वो कह रहे हैं कि स्पेशलाइज कुछ कंडक्शन फाइबर्स होते हैं इनके अंदर, साइनस नोड से भी ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, जो कि इनको हेल्प आउट करते हैं वेलोसिटी इंक्रीज करने में, जो कि सिमिलर होते हैं परकिंजी फाइबर्स की तरह। अब वो जो मॉडिफिकेशन क्या होती है कि वो स्पीडी हो जाते हैं, वो यहाँ पर आगे रैपिड ट्रांसमिशन इन वेंट्रिकुलर मसल फाइबर में जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा। और स्लो कंडक्शन का और रैपिड कंडक्शन का जब हम कंपैरिजन करेंगे उस वक्त हमें पता चल जाएगा कि वो कैसे स्पेशलाइज होते हैं कंडक्शन फाइबर्स। Atrioventricular node and delay of impulse conduction from the atria to ventricles. The conductive system is organized so that the cardiac impulse does not travel from the atria into the ventricle too rapidly. जो हमारा कंडक्टिव सिस्टम है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है कि जो कार्डियक इंपल्स है ना वो एट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल्स में नहीं जा सकती। दिस डिले, ये अलाउ, ये जो टाइम है ना, ये टाइम ड्यूरेशन आ जाता है, गैप आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एट्रिया को टाइम मिल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और अपने आप को एम्प्टी कर ले कंप्लीटली और वेंट्रिकल को फिल अप कर दे, ठीक है। अब वेंट्रिकल ने खाली थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट करते जाना, उसका काम तो यही है ना कि उसने ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप आउट करना है। अगर वेंट्रिकल ही फिल नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से वो फिल नहीं है, तो उसकी इफेक्टिव पंपिंग क्या होगी, फिर वेंट्रिकल का फायदा क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अभी द एवी नोड, the AV node is located in the posterior wall of the right atrium immediately behind the tricuspid valve and adjacent to the opening of the coronary sinus. अभी जो AV node वो बता रहे हैं कि AV node कहाँ पर प्रेजेंट होता है।
एवी नोड जो है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम की, इमीडिएटली बिहाइंड द ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व के बिल्कुल पीछे साइड पर करके प्रेजेंट होता है। लाइक वो अब 3D इमेज नहीं है, मतलब ये राउंड ऐसे, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वेल्व है ना, तो यहाँ पर राउंड करके यहाँ पर करके प्रेजेंट होता है एवी नोड। इसको राउंड स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, ये थोड़ी है कि ये ऐसे की प्लेन ही स्ट्रक्चर पड़ी हुई है, राउंडेड स्ट्रक्चर में है यहाँ पे, तो यहाँ पर एवी नोड प्रेजेंट होता है। द एवी नोड, अच्छा, ट्राइकस्पिड वेल्व, अभी ये भी एक चीज याद रखने वाली कि राइट जो साइड है वहां पर ट्राइकस्पिड वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि लेफ्ट साइड है वहां पर बाइकस्पिड वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिगर 10.3 shows diagrammatically